बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा क्रिया यानी वर्ब। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मनीषा पढ़ रही है। सूर्य अस्त हो रहा है। चंद्रमा चमक रहा है। बाहर आंधी चल रही है। उपर्युक्त वाक्यों में पढ़ रही है, अस्त हो रहा है, चमक रहा है तथा चल रही है शब्दों से किसी कार्य के होने या करने का बोध हो रहा है। अतः ऐसे शब्दों को क्रिया कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना इत्यादि। हम क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है। इसमें कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का फल किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है। जैसे हरीश पुस्तक पढ़ता है। हरीश कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया पढ़ता है का प्रभाव पुस्तक यानी वस्तु पर पड़ रहा है, अतः यह क्रिया सकर्मक है। अदिति खाना खा रही है। यहाँ अदिति यानी कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया खा रही है का प्रभाव वस्तु यानी कि खाना पर पड़ रहा है, अतः क्रिया सकर्मक है। अब बात अकर्मक क्रिया की। जिन क्रियाओं का फल कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, खेलना, दौड़ना, उठना, रोना, बैठना इत्यादि अकर्मक क्रियाएं हैं। इस क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है। इसमें कर्ता द्वारा किया जाने वाला कार्य का फल किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता। जैसे दिव्यांश दौड़ता है, साक्षी बोलती है। इन वाक्यों में दौड़ता है, बोलती है क्रियाओं का सीधा संबंध उसके कर्ता से है, उनसे कोई प्रभावित नहीं हो रहा, अतः अकर्मक क्रियाएं हैं। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए वाक्य में क्रिया के साथ क्या, किसे अथवा किसको लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है और यदि उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है। जैसे गौरव लिखता है। गौरव क्या लिखता है? बच्चों, ये अकर्मक क्रिया है। गौरव पत्र लिखता है। गौरव क्या लिखता है? पत्र यानी कर्म, सकर्मक क्रिया। उसने मुझे पुस्तक दी। उसने किसको पुस्तक दी? मुझे यानी कर्म, सकर्मक क्रिया। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धातु है हो, क्रिया है होना, होता, होती, होगी, हुआ इत्यादि। इसी प्रकार दे क्रिया है देना, देता, देगा, दिया इत्यादि। कर क्रिया है करना, करता, करेगा, किया इत्यादि। ना क्रिया है गाना, खाना, सोना, पढ़ना, लिखना, चलना इत्यादि। चल इसकी क्रिया है चलना, चलेगा, चला इत्यादि। पढ़ इसकी क्रिया है पढ़ना, पढ़ता, पढ़, पढ़ा इत्यादि। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के तीन भेद होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से क्रिया के चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे शालू दूध पी रही है, पार्थ अपनी कक्षा में प्रथम आया है। उपर्युक्त वाक्यों में रही है, आया है शब्द क्रिया के होने का बोध करा रहे हैं, अतः यह स्पष्ट है कि ये क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही हैं। जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, है इत्यादि शब्द आते हैं वे वर्तमान काल की क्रियाएं होती हैं। वर्तमान काल के तीन भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे बच्चे पार्क में खेलते हैं, परी गाना गाती है। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में कार्य के आरंभ होकर अभी होते रहने की स्थिति का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पत्र लिख रहा है, मामी खाना बना रही है। फिर तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने की स्थिति अनिश्चित हो उसे संदिग्ध वर्तमान कहा जाता है। जैसे वह प्रतिदिन खेलने जाता होगा, वह रोज पढ़ता होगा। फिर आता है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में समाप्त होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कौशल घूमने गया था, कल दीपावली थी। उपर्युक्त वाक्यों में था, थी शब्द क्रिया के हो चुकने का बोध करा रहे हैं,
अतः यह स्पष्ट है कि ये क्रियाएं भूतकाल में हुई हैं। जिन वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं वह भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे कक्षा में अच्छी पढ़ाई हुई, आपका चश्मा मिल गया, वह खाना खाने गया। दूसरा है बच्चों आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कुछ ही समय पहले क्रिया के होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे वह अभी अभी बाजार गया है, वह मिठाई खा चुकी है। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के पूरे हो जाने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया था, ईशा विद्यालय चली गई थी। चौथा है बच्चों अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में क्रिया की समाप्ति का बोध न हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे वर्षा हो रही है, बच्चे खेल रहे थे। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में क्रिया के होने का अनिश्चित बोध हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे कल वह चेन्नई गया होगा, शायद रेनू घर आई होगी। छठा है बच्चों हेतु हेतुमत भूतकाल। जहां भूतकाल में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे तुम नहीं आए तो वह अकेला चला गया, रात दिन परिश्रम किया तभी तो उन्नति कर सका। भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं लाल किला देखने जाऊंगा, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आऊंगा। उपर्युक्त वाक्यों में जाऊंगा, आऊंगा शब्द क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध करा रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि ये क्रियाएं भविष्यत काल में होंगी। जिन वाक्यों के अंत में आएगी, करेंगे, बढ़ाएंगे, लगाएंगे इत्यादि शब्द आते हैं वे भविष्यत काल की क्रियाएं होती है। भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के साधारण ढंग से होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बंटी कल जयपुर जाएगा, आलोक कक्षा में प्रथम आएगा। दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया के निश्चय पूर्वक होने का बोध न हो उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे तब तक शायद गाड़ी आ जाएगी, कल तक वर्षा हो सकती है। अब आ जाते हैं बच्चों वाच्य पर। जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म तथा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। सुरेश अखबार पढ़ता है, क्रिया कर्ता के अनुसार। सुरेश ने अखबार पढ़ा, क्रिया कर्म के अनुसार। सुरेश पढ़ता है, क्रिया भाव के अनुसार। उपर्युक्त पहले वाक्य में पढ़ने की क्रिया करने वाले सुरेश कर्ता को प्रधानता दी गई है। दूसरे वाक्य में पढ़ने की क्रिया के विषय अखबार कर्म को उभारा गया है एवं तीसरे वाक्य में कार्य कर सकने की शक्ति यानी योग्यता भाव की बात की गई है। कर्ता, कर्म एवं भाव की यह प्रधानता क्रिया के रूप से पता लगती है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कृत्यवाचक, कर्मवाचक और भाव्यवाचक। कृत्यवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय कर्ता होता है उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। कृत्यवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों में से कोई भी क्रिया हो सकती है। क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के अनुरूप होता है। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, चंचल चित्र बना रही है। कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय कर्म होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया होती है। क्रिया का लिंग और वचन कर्म के अनुरूप होता है। जैसे सूरज ने पुस्तक पढ़ी थी, चंचल ने चित्र बनाया था। भाववाच्य। जिन वाक्यों में क्रिया का मुख्य विषय भाव होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में सदा अकर्मक क्रिया होती है। क्रिया सदा पुल्लिंग, अन्य पुरुष और एक वचन में होती है। जैसे पत्र भेज दिया गया था, कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। बच्चों अब आ जाते हैं वाच्य परिवर्तन पर। कृत्यवाच्य से कर्मवाच्य। कर्ता के स्थान ने विभक्ति लगाकर वर्तमान काल की क्रिया को भूतकाल में बदल दिया जाता है। अमन पत्र लिखता है, अमन ने पत्र लिखा।
अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया होने पर कर्ता के साथ से या के द्वारा विभक्ति लगाकर क्रिया का लिंग कर्म के अनुरूप परिवर्तित कर दिया जाता है। कशिश आम खा रही है, कशिश के द्वारा आम खाया गया। कविता गीत गा रही है, कविता से गीत गाया जा रहा है। कर्म के साथ लगी विभक्ति को हटाकर कर्ता के साथ द्वारा लगा दिया जाता है। छंद की रचना सूरदास जी ने की है। छंद सूरदास जी द्वारा रचित है। सूरदास जी द्वारा रचित दोहे हैं। कृत्यवाच्य से भाववाच्य, कर्ता के साथ से विभक्ति लगाकर क्रिया में जाता अथवा गया जोड़ दिया जाता है। नहीं दौड़ सकता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता। अंकित नहीं खेलता, अंकित से खेला नहीं जाता। ध्यान रखो कि भाववाच्य में क्रिया अकर्मक, एकवचन और पुल्लिंग में होती है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अध्याय संक्षेप पर। लेट्स समराइज पर। काम के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्रिया के भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। वाच्य के भेद, कृतवाच्य, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य। जिस क्रिया के द्वारा यह बोध हो कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म तथा भाव है उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।